जाता है। तो माइटोसिस का डेफिनेशन कैसे होता है कि इसमें क्रोमोसोम्स की जो संख्या होती है वो पेरेंट्स के क्रोमोसोम की संख्या के बराबर ही होती है। उसको क्या कहा जाता है? माइटोसिस या संसूत्री विभाजन कहा जाता है। उसके बाद सेकेंड है मियोसिस। मियोसिस सेल डिवीजन। मियोसिस सेल डिवीजन मतलब अर्धसूत्री सेल विभाजन। तो मियोसिस सेल डिवीजन में क्या होता है? जो संतति की क्रोमोसोम्स की संख्या होती है वो पेरेंट्स के क्रोमोसोम की संख्या की आधी हो जाती है। इसको कहा जाता है अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है या मियोसिस सेल डिवीजन कहा जाता है। तो डेफिनेशन समझ में आया? मियोसिस सेल डिवीजन मतलब संतति में प्रेजेंट क्रोमोसोम की संख्या पेरेंट्स के क्रोमोसोम की संख्या की आधी हो जाती है तो उसे मियोसिस सेल डिवीजन कहा जाता है। ठीक, अब ये पहला सेकेंड। उसके बाद तीसरे नंबर में आप पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे? कैंसर से। कैंसर मतलब गांठ का पड़ जाना को क्या कहा जाता है? कैंसर, है ना। तो कैंसर कैसे होता है? जब हमारे शरीर में जो कोशिका होती है वो अनियमित प्रकार से वृद्धि करने लगती है तो उसे कहा जाता है कैंसर सेल। कोशिकाओं का अनियमित प्रकार से वृद्धि होना ही कैंसर सेल या ट्यूमर कहलाता है। ठीक, तो कैंसर सेल जो होता है कितने प्रकार का होता है? कैंसर जो होता है वो 5 प्रकार का होता है। इसको मैं जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब पढ़ाऊंगी। उसके बाद चौथा है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी मतलब होता है प्रतिरक्षा तंत्र, है ना। जिसकी प्रतिरक्षा जो तंत्र होता है वो उसमें क्या होता है? लड़ने की क्षमता। हमारे बॉडी में लड़ने की जो क्षमता पाई जाती है उसी को कहा जाता है प्रतिरक्षा तंत्र। ठीक, उसके बाद 5वां देखते हैं एंटीजन। देखो एंटीजन जो होता है ये जो होता है वो एक क्या होता है? बाह्य कारक होता है। बाह्य कारक मतलब मान लो, है ना, एग्जाम्पल के लिए मान लो हमें क्या हो गया? एग्जाम्पल के लिए मान लो हमें सर्दी हो गया, है ना। तो सर्दी क्यों होता है? वायरस के कारण, है ना। वायरस जीवाणु इसके कारण होता है। तो वो जो मतलब बॉडी के अंदर जो इंजेक्ट हुआ उसको क्या कहा जाता है? एंटीजन। एंटीजन को हमेशा बाह्य तत्व के रूप में जाना जाता है जिसको बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। इसको क्या कहते हैं? एंटीजन कहते हैं। अब उसके बाद 5वां, उसके बाद 6वां जो है वो क्या है? एंटीबॉडी मतलब क्या होता है? देखो अब हमारे बॉडी में क्या चला गया? एंटीजन चला गया। अब इस एंटीजन जो होता है वो क्या करेगा? कुछ मतलब बॉडी के अंदर कुछ प्रोसेस करेगा, है ना, फिर जैसे ही प्रोसेस करने लगता है तो हमारी बॉडी में एक बाह्य पदार्थ जो मतलब बॉडी के अंदर एक तत्व या पदार्थ जो होता है वो बनने लगता है, उसको कहा जाता है एंटीबॉडी। याद रखिएगा आप लोग, जो एंटीजन जो होता है उसको बाह्य कारक के रूप में जाना जाता है और एंटीबॉडी जो होता है वो हमारे बॉडी के अंदर ही बनता है। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड यूनिट समाप्त हो गया। सेकेंड यूनिट जो होता है, फर्स्ट और सेकेंड यूनिट जो है वो सेल बायोलॉजी से रिलेटेड है जो मैं पहले ही बताई। अब हम क्या स्टार्ट करेंगे? यूनिट थर्ड, यूनिट 4 और यूनिट 5 जो है वो किससे रिलेटेड है? नॉन कॉर्डेटा। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? यूनिट थर्ड में प्रोटोफाइलम प्रोटोजोआ, है। तो नॉन कॉर्डेटा मतलब अकशेरुकी जंतु। तो अकशेरुकी जंतु का मेन सिम्टम्स क्या होता है कि जीवन की किसी भी अवस्था में नोटोकार्ड का अब्सेंट होना ही क्या कहलाता है? नॉन कॉर्डेट्स एनिमल। ठीक, या अकशेरुकी जंतु। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? प्रोटोजोआ जो होता है 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, प्रोटो और
जून। ठीक, प्रोटो मतलब होता है प्रीमिटिव, प्रोटो मतलब होता है प्रीमिटिव और जून मतलब होता है एनिमल। अर्थात ऐसे एनिमल जो कि यूनिसेलुलर हो और कैसा हो, प्रीमिटिव हो, उसको कहा जाता है प्रोटोजोआ। ठीक, प्रोटोजोआ फाइलम के अंतर्गत कौन कौन से एनिमल आते हैं, आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा। क्या पढ़ा है, अमीबा पढ़ा है, पैरामीशियम पढ़ा है, यूग्लिना पढ़ा है ना। तो ये सब किसके अंतर्गत आता है, प्रोटोजोआ फाइलम के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसमें आप क्या पढ़ोगे, प्रोटोजोआ के अंदर आप पढ़ोगे पैरामीशियम। पैरामीशियम, तो पैरामीशियम जो होता है वो कैसा एनिमल्स है, यूनिसेलुलर एनिमल्स है। मतलब इसके पोषण के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, उत्सर्जन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए इनमें केवल क्या कोशिकाएं पाई जाती है, केवल एक ही कोशिका पाई जाती है जिसके माध्यम से ये न्यूट्रिशंस करेगा, रेस्पिरेशन करता है, उत्सर्जन करता है और रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, तो पैरामीशियम के बारे में आप लोग क्या पढ़ोगे, इसका क्लासिफिकेशन पढ़ना है आपको, क्लासिफिकेशन पढ़ना है और कैसे न्यूट्रिशंस लेगा वो पढ़ना है, और रेस्पिरेशन मतलब श्वसन, उत्सर्जन और रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, इन सब के बारे में आपको डिटेल से जब मैं पढ़ाऊंगी, चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब पढ़ेंगे। ये अब सेकंड देखते हैं, सेकंड फाइलम आता है अपना पोरीफेरा। सेकंड फाइलम है पोरीफेरा। पोरी मतलब, पोरस मतलब क्या होता है, छिद्र, है ना, और फर मतलब होता है बिंदु। मतलब इस ऐसा एनिमल्स या पोरीफेरा एनिमल्स के जो जीव है उनमें क्या पाया जाता है, उनके बॉडी में छोटे छोटे छिद्र पाया जाता है, जिनको क्या कहा जाता है, पोरीफेरा एनिमल्स। ये जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, स्पंजी प्रकार के होते हैं। जैसे कि इसमें आपको किसके बारे में डिटेल से पढ़ना है, सैकान के बारे में। ठीक, सैकान इस टाइप का उसका स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, और इसमें क्या पाया जाता है, छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है। इन छिद्रों को क्या कहते हैं हम, आस्टिया। ठीक, आस्टिया कहते हैं। और इसमें एक बड़ा छिद्र पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं हम, आस्कुलम। ठीक, ये कैसे होता है, स्पंज नुमा होता है। कैसा होता है, स्पंज नुमा होता है। तो पेरीफेरा का समझ में आया ना, पेरीफेरा एनिमल्स कैसे होते हैं। पेरीफेरा जो एनिमल्स होते हैं प्रीमिटिव होते हैं और कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर एनिमल होते हैं। मल्टी से मतलब बहुकोशिकीय जीव होते हैं। ठीक, पोरीफेरा एनिमल्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर और प्रीमिटिव होते हैं। ठीक, तो इसमें कैसा होता है, छोटे छोटे इनके बॉडी में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों को ऑस्टिया कहा जाता है। इसी के माध्यम से क्या होता है, जो ऑक्सीजन जो होता है वो आता है और मतलब ये ऑस्टिया के माध्यम से भोजन या ऑक्सीजन जो होता है और उसके बाद आस्कुलम के माध्यम से उत्सर्जन के द्वारा ये क्या होता है, बाहर चला जाता है। आस्कुलम जो मतलब जो होता है वो बड़ा छिद्र होता है। तो इसमें भी आपको क्या पढ़ना है, सैकान में, है ना, पोरीफेरा का आपको क्लासिफिकेशन पढ़ना है। क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण पढ़ना है। उसके बाद सैकान का इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ोगे। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब बाह्य संरचना पढ़ोगे और आंतरिक संरचना पढ़ना है इसके बारे में। और ये न्यूट्रिशंस कैसे लेता है उसके बारे में पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन कैसे करता है वो पढ़ेंगे। और एक्सक्रीशन मतलब उत्सर्जन के बारे में पढ़ेंगे। और रिप्रोडक्शन ये कैसे करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और इसमें मेन जो होता है, सैकान में कैसा तंत्र पाया जाता है, केनाल सिस्टम पाया जाता है, उसके बारे में पढ़ें। केनाल सिस्टम जो होता है इसका बेसिक कैरेक्टर होता है। किसका बेसिक कैरेक्टर होता है, पोरीफेरा संघ का। आप लोग याद रखना। अब पोरीफेरा हो गया है ना, उसके बाद आता है सिलेंट्रेटा। याद रखिए, जो सिलेंट्रेटा जो है ना, तो इसको अरस्तु ने और क्या कहा था, नाइडेरिया भी कहा था। ठीक, सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया जो होता है वो एक ही फाइलम का नाम है। कभी कभी हम इसको सिलेंट्रेटा भी कहते हैं और कभी क्या कहते हैं, नाइडेरिया या नाइडेरिया भी कहा जाता है। तो सिलेंट्रेटा मतलब ऐसे मतलब इसके अंतर्गत ऐसे जीव आते हैं जिनमें क्या प्रेजेंट होता है, देवगुहा प्रेजेंट होता है या सीरोम प्रेजेंट होता है। उसको क्या कहा
जाता है सिलेंट्रेटा एनिमल्स कहा जाता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत कौन सा एनिमल आता है? ओवेरिया। हाँ एक मिनट, और जो सिलेंट्रेटा जो एनिमल्स होता है वो कैसे होते हैं? कॉलोनी बना करके रहते हैं। कहाँ पाया जाता है? और ये कहाँ पाया जाता है? मेराइन वाटर में। मेराइन वाटर मतलब समुद्री जल। सिलेंट्रेटा एनिमल्स के जो जीव होते हैं वो समुद्री जल में प्रेजेंट होते हैं। ओवेरिया होता है, आरेलिया होता है। ठीक, ओवेरिया, आरेलिया और बहुत सारा जीव है। ठीक, जैसे कि हाइड्रा, ये सब सिलेंट्रेटा एनिमल्स के अंतर्गत आता है ना। तो इसमें भी आप लोगों को क्या पढ़ना है ओवेरिया में कि उसका बाह्य और मतलब बाह्य और आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ोगे, वो पोषण कैसे लेता है पढ़ोगे, शोषण कैसे लेता है इसके बारे में पढ़ना है हमें, और मतलब उत्सर्जन कैसे करता है इसके बारे में पढ़ोगे। और इनमें जो हाँ एक बेसिक कैरेक्टर ये होता है सिलेंट्रेटा एनिमल्स का कि इनमें पॉलीमॉर्फिज्म की क्रिया पाई जाती है। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब बहुरूपता की क्रिया, मतलब सिलेंट्रेटा में जो ओवेरिया होता है उनमें दो पॉलीमॉर्फिज्म पाया जाता है। मतलब क्या पाया जाता है? पॉलिप और मेड्यूसा। पॉलिप और क्या पाया जाता है? मेड्यूसा। ये क्या होता है? संरचना होता है। ठीक है, और जो सिलेंट्रेटा एनिमल्स होता है इनमें क्या होता है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की क्रिया होती है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की क्रिया मतलब जिनमें लार्वल स्टेज होता है। याद रखिएगा आप लोग, जहाँ पर भी आपको ये पढ़ने को आएगा कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, डायरेक्ट डेवलपमेंट, तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है कि उनमें लार्वल स्टेज आता है, तो उसको कहते हैं हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। जिनमें लार्वल स्टेज आएगा और जिनमें लार्वल स्टेज नहीं आता उसको क्या कहते हैं? हम डायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये इसमें बेसिक कैरेक्टर ये होता है सिलेंट्रेटा का कि इसमें पॉलीमॉर्फिज्म की क्रिया होती है, मतलब बहुरूपता की क्रिया होती है। पॉलिप और मेड्यूसा जो होता है वो इनमें प्रेजेंट होती है। तो इसमें भी वही सब आपको पढ़ना है कि ओवेरिया का आंतरिक बाह्य संरचना, न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन और इसके लाइफ साइकिल के बारे में आपको पढ़ना है। अब उसके बाद क्या क्या देखते हैं हम? ये सिलेंट्रेटा हुआ। सिलेंट्रेटा के बाद आता है आपका